Good morning, students. Welcome back to Human Health and Diseases, Part 5. In this part, we will be dealing with AIDS and cancer. तो let us see what is AIDS. पता ही है आप लोगों को AIDS जो है it stands for Acquired Immunodeficiency Syndrome. What is the full form of AIDS? That is Acquired Immunodeficiency Syndrome. और इसमें क्या होता है कि पूरा जो हमारा इम्यून सिस्टम है जो कि हमने एक्वायर किया है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है। और सिंड्रोम का मतलब है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियां जो हैं वो सब मिलकर जो एक पूरा सिंड्रोम का फॉर्मेशन करती है। दैट इज़ कॉल्ड एज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। दैट इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ द इम्यून सिस्टम that acquired during the lifetime and syndrome means a group of symptoms. एड्स जो है सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था इन 1981 एंड एड्स जो है इट इज़ कॉज्ड बाय HIV वायरस, दैट इज़ द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और HIV वायरस जो होता है इट इज़ अ रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ा होगा। रेट्रोवायरस यानी कि वो वायरसेस जिसमें कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब कि जिसमें RNA से DNA का फॉर्मेशन होता है, यानी कि वो वायरसेस जिनका की जो जेनेटिक मटेरियल होता है इट इज़ RNA नॉट द DNA। गॉट इट। तो एड्स क्या है? इट इज़ कॉज्ड बाय HIV वायरस और द इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एंड इस HIV वायरसेस जो होते हैं इनको हम रेट्रोवायरसेस भी कहते हैं। रेट्रोवायरस इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो जीनोम होता है दैट इज़ द RNA इंस्टेड ऑफ DNA, और इसमें RNA क्या करता है वो DNA का फॉर्मेशन करता है, इनकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करता है। दैट इज़ वाई HIV वायरसेस दे आर द रेट्रोवायरसेस। Now, what is the method of transmission of the AIDS? Very first is the sexual contact with the infected persons. जो भी व्यक्ति अगर एड्स से इन्फेक्टेड होगा उसके साथ अगर सेक्सुअल कांटेक्ट किसी पर्सन का होता है तो ये जो है बीमारी होती है। Then the transfusion of the contaminated blood एंड द ब्लड प्रोडक्ट्स। अगर हम ब्लड का ट्रांसफ्यूजन जो होता है उसमें अगर वो ब्लड जो है वो कंटामिनेटेड है यानी कि उसमें एड्स का वायरस है तो क्या होगा, इससे ये बीमारी होगी। एंड आपको पता है ड्रग जो रहते हैं, जो इंट्रावीनस जो ड्रग यूज़र्स रहते हैं यानी कि इंजेक्शन से अपनी बॉडी में लेते हैं ड्रग्स को, फिर वो ग्रुप्स में बैठे रहते हैं और दूसरे भी उसी नीडल को शेयर करते हुए ड्रग्स का यूज़ करते हैं। तो अगर कोई उसमें अगर ड्रग यूज़र दे आर द पेशेंट ऑफ एड्स तो दूसरे को भी हो जाता है। नेक्स्ट इज़ फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस। जो इन्फेक्टेड मदर है अगर मदर को एड्स है तो फीटस को भी एड्स होगा वाया प्लेसेंटा। नाउ विल सी लाइफ साइकिल ऑफ HIV। आखिर इसकी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल किस तरीके से होती है। यहाँ पर ये जो एक डायग्राम है ये आप देखेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ABCD वगैरह लेबल करने को जो है वो आती है। तो वेरी फर्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज़ द रेट्रोवायरस, और वायरस के बाहर जो है दैट इज़ द वायरल RNA कोर, बाहर जो है उसका कोर है कंप्लीट, और प्रोटीन का कोर होता है, और RNA यानी कि इसके जो जीनोम है दैट इज़ मेड अप ऑफ RNA, और इसका जो बाहर का कोट है इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन। गॉट इट। सो दिस इज़ अ रेट्रोवायरस और HIV वायरस, जिसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज़ RNA, और इसका जो बाहर का कोट है दैट इज़ द प्रोटीन कोट। ये आपको ध्यान रखना है। और आपको पता भी होगा वायरस जब किसी भी सेल को इन्फेक्ट करती है तो क्या करती है, अपना जो प्रोटीन कोट है वो बाहर ही छोड़ देती है। अब देखिए ये RNA जो वाला जेनेटिक मटेरियल वाला जो वायरस है दैट इज़ द HIV वायरस, जब ये एक नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करती है, देखिए दिस इज़ द सेल, ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस होल इट इज़ एन एनिमल सेल, ये पूरा का पूरा एनिमल सेल है। और ये एनिमल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है,
अब ये यहाँ पर अटैक कर रहा है। जब ये अटैक कर रहा है तो इसका जो प्रोटीन का कोट है ये बाहर ही रह जाएगा और जो जेनेटिक मटेरियल है वो यहाँ अंदर आ जाता है। जेनेटिक मटेरियल क्या है इसका? दैट इज़ द वायरल RNA. सो इन द एनिमल सेल what is introduced by the virus? That is the RNA. वायरल RNA जो है वो इंट्रोड्यूस होता है इनसाइड द सेल। अब ये वायरल RNA से क्या होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से RNA से क्या बनेगा? DNA. ओके, वायरल DNA जो है इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है और एंजाइम जो है यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है वो यूज़ होता है। अब यहाँ पर वायरल DNA का फॉर्मेशन हो गया है इनसाइड द एनिमल सेल। अब ये वायरल DNA जो है ये कहाँ पहुँच जाता है? ये देखिए, दिस इज़ द न्यूक्लियस। ये किसका न्यूक्लियस है? ये एनिमल सेल का न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर ही जो है DNA प्रेजेंट होता है होस्ट का। जो भी एनिमल सेल है उसका DNA इसके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। अब जब वायरल DNA बन गया है न्यूक्लियस के बाहर, अब ये जो DNA है ये कहाँ पर जाके इनकॉर्पोरेट हो जाएगा? इनसाइड द होस्ट DNA। होस्ट DNA के साथ ये मिल जाता है या इनकॉर्पोरेट हो जाता है। और जब होस्ट DNA के साथ वायरल DNA आ गया तो क्या होगा? इससे जो नए सेल्स बनेंगे वो कैसे होंगे? वायरल RNA। आपको अच्छे से पता है DNA से RNA का फॉर्मेशन होता है। और अब जब उस DNA में वायरस का DNA आ गया है तो जो RNA बनेंगे वो नए RNA कैसे होंगे? वायरल RNA होंगे। ठीक है। सो द न्यू वायरल RNA इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल। तो जो भी इन्फेक्टेड सेल होगी उस ये समझिए कि ये इन्फेक्टेड सेल थी, ये वाली पूरी की पूरी। इस इन्फेक्टेड सेल में ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर जो DNA है उस DNA के साथ वायरस का DNA जो है वो इनकॉर्पोरेट हो गया। तो जब अब वायरस का DNA इसमें इनकॉर्पोरेट हो गया, अब ये पूरी की पूरी सेल इन्फेक्टेड हो गई। अब इस DNA से जो RNA बनेगा वो कैसा होगा? RNA जो होगा वो नया वायरल RNA प्रोड्यूस होगा इस सेल से। सो न्यू वायरसेस आर प्रोड्यूस्ड। अब ये RNA के बाहर क्या होता है? प्रोटीन की कोट का फॉर्मेशन हो जाता है और नए वायरस जो हैं वो तैयार हो जाते हैं, इस सेल से बाहर निकलते हैं और नए सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए दे आर रेडी। सो ये पूरी की पूरी जो थी दिस वाज द साइकिल ऑफ दिस रेट्रोवायरस, या किस तरीके से एड्स जो है उसका वायरस एक नॉर्मल सेल को अटैक करता है। लेट अस सी इन डिटेल। सो विल सी हियर द लाइफ साइकिल ऑफ द HIV। अब देखिए, आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी, हमने देखा एनिमल सेल की बॉडी में एंटर करते हैं। द HIV एंटर्स इनटू द मैक्रोफेजेस और द T हेल्पर सेल्स। अब ये HIV क्या है? एक तरह से एंटीजन ही है। ये क्या, अगर सेल के अंदर एंटर कर गए तो वहाँ पर क्या है? मैक्रोफेजेस है। हमने पहले ही बोला था मोनोसाइट्स जो हैं एक तरह के WBC होते हैं। जब ये सेल या टिश्यूज़ के अंदर पहुँच जाते हैं तो ये मैक्रोफेजेस की तरह वर्क करते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे ही आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी HIV कहाँ एंटर होते हैं? इन दिस मैक्रोफेजेस। जो ये WBC थे एक तरह के, जो कि टिश्यू या सेल के अंदर प्रेजेंट है, उस मैक्रोफेजेस के अंदर ये HIV क्या करते हैं? ये एंटर कर जाते हैं। मैक्रोफेजेस क्या है? एक तरह की सेल है। अब ये जो वायरल RNA जीनोम है ये क्या करता है? रेप्लिकेट होता है और एक नया वायरल DNA का फॉर्मेशन करता है। अब हमने देखा RNA से DNA का फॉर्मेशन हो रहा है। लाइक दिस, सी हियर RNA से क्या हो रहा है? वायरल DNA का फॉर्मेशन हो रहा है। और कौन सा एंजाइम यहाँ पर लगेगा? एड सेड यू प्रीवियसली, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यहाँ पर यूज़ होगा और वायरल RNA से वायरल DNA का फॉर्मेशन हो जाएगा। नाउ क्या होगा कि द वायरल DNA इट गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट सेल्स DNA। अब ये जो वायरल DNA है ये होस्ट सेल के DNA के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ये जाकर उसके साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है, यानी कि जुड़ जाता है। अब ये जुड़ेगा किस एंजाइम से? द एंजाइम दैट विल बी द इंटीग्रेस एंजाइम, क्योंकि क्या हो रहा है? इंटीग्रेशन हो रहा है वायरल DNA का और होस्ट DNA का। ठीक है। और क्या होगा फिर? ये जो इन्फेक्टेड सेल है इससे नए वायरस पार्टिकल्स जो हैं वो प्रोड्यूस
होंगे। डीएनए से क्या आरएनए का फॉर्मेशन होगा, और नए वायरस में क्या है आरएनए चाहिए जीनोम के लिए। तो जो नए डीएनए से जो आरएनए बनेगा, इन्फेक्टेड डीएनए से जो आरएनए बनेंगे वो कैसे होंगे, दे ऑल विल बी द वायरस पार्टिकल्स। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से आरएनए से वायरल डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, और वायरल डीएनए जो है होस्ट डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है। यहाँ जो एंजाइम लग रहा है दैट इज़ द इंटीग्रेज एंजाइम, एंड इससे जो इस इंटीग्रेज एंजाइम से दोनों डीएनए जो है इनकॉर्पोरेट हो गए, तो उससे जो पार्टिकल्स बनेंगे वो वायरस पार्टिकल्स होंगे। इस तरीके से मैक्रोफेजेस जो हैं कंटिन्यूसली दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द वायरसेस, और ये जो मैक्रोफेज हैं ये एचआईवी फैक्ट्री की तरह काम करने लगते हैं। अब जो वायरस रिलीज़ होते हैं इस मैक्रोफेज से या इस सेल से, अब ये क्या करेंगे, अटैक करेंगे टी हेल्पर सेल्स को। देयर इज़ अ प्रोग्रेस रिडक्शन। अब टी हेल्पर सेल्स क्या है हमारी बॉडी में, ये एंटीबॉडीज़ के फॉर्मेशन में हेल्प कर रही थी। अब ये जब हेल्पर सेल्स को अटैक करेंगी और धीरे धीरे क्या होगा, जो टी हेल्पर सेल्स हैं इनका रिडक्शन होने लगेगा, इनकी कमी होने लगेगी, और इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन कम होने लगेगा, बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो भी कम होने लग जाएगी। सो ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ द टी हेल्पर सेल्स, जैसे जैसे टी हेल्पर सेल्स का क्या होगा रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो पर्सन क्या होगा, छोटी छोटी बीमारी, नॉर्मल वायरस, फंगी या छोटा सा पैरासाइट जो होता है एक टॉक्सोप्लाज्मा नाम का, उसका तक इसको इन्फेक्शन होता है। बॉडी इतनी छोटी छोटी जो इन्फेक्शन है इससे तक लड़ने के लिए उसकी जो कैपेसिटी है वो ख़त्म होने लगती है। अब जो पेशेंट है इट बिकम्स इम्यूनो डेफिशिएंस, यानी कि जो पेशेंट है उसकी जो इम्यून सिस्टम है उसमें डेफिशिएंसी आने लगती है, और वो काफ़ी सारे डिजीज़ के लिए प्रोन हो जाता है, कई सारी उसको बीमारियां ईजीली लगने लगती हैं। सो दिस वॉज लाइफ साइकिल ऑफ HIV। नाउ अब HIV का आखिर डायग्नोसिस कैसे होता है, ठीक है। तो जो इसको डायग्नोसिस करने के लिए जो है टेक्निक, इट इज़ एलिसा टेक्निक, ये हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में। यहाँ पर आप देखेंगे एलिसा टेक्निक। एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। तो एड्स के लिए जो है आपके लिए डायग्नोस्टिक टेक्निक कौन सा हो गया, एलिसा, ये आपको याद रखना है। एलिसा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। अब हाउ टू प्रिवेंट द एड्स। एड्स का वैसे तो कोई क्योर नहीं है, ओनली प्रिवेंशन इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, एंड सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसीलिए आजकल जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है उसमें जो ब्लड डोनेशन हो रहा है उसमें क्या कर रहे हैं कि वो प्रॉपरली पहले ब्लड को रखने से पहले या ब्लड को किसी को चढ़ाने से पहले प्रॉपरली ब्लड का हर तरीके से टेस्ट होता है। ये HIV टेस्ट होता है और दूसरे पैथोजन से रिलेटेड भी उसमें सारे टेस्ट कराए जाते हैं, जिससे कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो वो टोटली सेफ होना चाहिए। देन यूज़ ऑफ द डिस्पोजेबल नीडल्स जो होती हैं, वो जो इंजेक्शंस वगैरह लगाते हैं, वैक्सीनेशंस वगैरह होते हैं, उसमें डिस्पोजेबल नीडल्स का यूज़ हो, दैट मीन्स एक नीडल का यूज़ दूसरी बार नहीं हो। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉन्डम्स फॉर द सेफ सेक्स, एंड एडवोकेटिंग द सेफ सेक्स भी, कि जिससे कि और बार बार रेगुलर चेकअप्स जो हैं वो कराते रहना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ द ड्रग एब्यूज़, हमने देखा था जो इंट्रावीनस ड्रग यूज़र्स होते हैं उसमें क्या होता है कि उसके कारण भी ये बीमारी फैलती है, तो ड्रग एब्यूज़ का ही प्रिवेंशन करना चाहिए। सो आपको टेक्नोलॉजी यहाँ पर समझ में आ गई, डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी दैट इज़ द एलिसा, देन प्रिवेंशन ऑफ द एड्स। सो इस तरीके से दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड यू प्रीवियसली। अब बॉडी के अंदर दिस ऑल्सो यस आई हैव एक्सप्लेन्ड। Now we will see the next one, that is cancer. Cancer is one of the most dreaded diseases of human being and is a major cause of death all over the globe. आज भी भले से कैंसर के जो हैं
इसका इलाज ढूंढ लिया गया है, लेकिन फिर भी कैंसर जो है एक ड्रेडेड डिजीज़ मानी जाती है और इससे मेजॉरिटी में पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ज़्यादा पेशेंट्स जो हैं इसके सफ़र करते हैं और उनकी डेथ होती है। More than 1 million of Indians they suffer from cancer and a large of them die from it annually. उनका इलाज भी होता है, 1-2 साल इलाज भी चलता है, उसके बाद भी अल्टीमेटली जो है उनकी डेथ हो जाती है। द मैकेनिज्म दैट अंडरलाई इट ऑल्सो डिपेंड्स कि अगर डेथ हो रही है तो कौन सा तरह का कैंसर है उस पर डिपेंड करता है, ये हम आगे देखेंगे। द मैकेनिज्म दैट अंडरलाई डेवलपमेंट ऑफ द कैंसर और द ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल्स। अभी ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि ऑन्कोजेंस, जब सेल्स जो हैं वो कैंसरस हो जाती है तो उसको हम ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल्स कहते हैं। Its treatment and control have been some of the most intense area of the research in biology and medicine. आज भी ये रिसर्च का एक बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल एरिया बना हुआ है जहाँ पर कि इसके ट्रीटमेंट, इसके कंट्रोल की और किस तरीके से एक नॉर्मल सेल जो है कैंसरस सेल में डेवलप हो जाता है, इसके लिए आज भी रिसर्चर जो हैं दे आर डूइंग वर्क। अब यहाँ पर देखिए कुछ टर्म्स आएंगी, दैट इज़ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वगैरह, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, तो पे अटेंशन ऑन दिस पार्ट। इन आवर बॉडी, देखिए आपको साथ के साथ जब मैं कहूँ कि कोई पार्ट इंपॉर्टेंट है तो उसको बराबर अंडरलाइन करिए और उसको नोट ज़रूर करिए, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन। इन अवर बॉडी सेल ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन जो होता है बहुत ही कंट्रोल वे में होता है। ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में जो है अनकंट्रोल ग्रोथ सेल्स की होने लग जाए या कोई भी ऑर्गन जो है वो अनकंट्रोल ग्रोथ करे। इट इज़ टोटली अ रेगुलेटेड प्रोसेस। लेकिन कैंसरस सेल में क्या होता है, ये जो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म है ये ब्रेक डाउन हो जाता है। अब इसमें जो नॉर्मल सेल्स जो हैं दे शो अ प्रॉपर्टी कॉल्ड एज द कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। नॉर्मल सेल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अब इसमें क्या होता है, जब भी नॉर्मल सेल्स जो हैं दे कम इन अ कॉन्टैक्ट विद द अदर सेल, तो ये क्या करते हैं, उसके अनलिमिटेड या अनकंट्रोल ग्रोथ को क्या करते हैं, रोकते हैं। अब लेकिन क्या होता है, कैंसर सेल्स जो होती हैं उसमें ये प्रॉपर्टी दे लूज दिस प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, जिसके कारण क्या होता है, कैंसरस सेल में ऐसी कोई कंट्रोल मैकेनिज्म ही नहीं है, नहीं वो रेगुलेट कर पा रहा है, नहीं वो रोक पा रहा है। तो इसीलिए कैंसरस सेल्स क्या होती हैं, दे जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड एंड गिव राइज टू द मासेस ऑफ द सेल्स विच इज़ कॉल्ड एज द ट्यूमर्स। तो ट्यूमर्स क्या हैं, मासेस ऑफ सेल्स हैं। ये मासेस ऑफ सेल्स कब बनती हैं, ये मासेस ऑफ सेल्स तब बनती हैं जब क्या हो रहा है कि जो कैंसरस सेल्स हैं दे लूज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। गॉट इट। तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट इनहिबिशन और ट्यूमर के बारे में पता होना चाहिए। तो व्हाट इज़ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नॉर्मल सेल्स दे शो अ प्रॉपर्टी कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बाय वर्च्यू ऑफ विच कॉन्टैक्ट विद अदर सेल्स इनहिबिट्स देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। जैसे ही वो ग्रोथ कर रही हैं और दूसरी सेल उसके पास में अगर कांटेक्ट में आ गई है तो वो उसके अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को क्या करेगी, रोक देगी। दिस इज कॉल्ड एज द कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। लेकिन कैंसरस सेल्स में ये प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है। दैट इज़ वाई कैंसरस सेल्स जो हैं कंटिन्यूसली डिवाइड होती हैं और सेल का मास बन जाता है। ये सेल के मास को हम क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं। अब देखिए ट्यूमर्स जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज़ द बेनिग्न ट्यूमर एंड द सेकेंड वन इट इज़ द मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स, द बेनिग्न ट्यूमर एंड द मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ये बेनिग्न ट्यूमर क्या होता है। बेनिग्न ट्यूमर जो होता है ये इतना ड्रेडेड या इतना ज़्यादा डैमेज नहीं पहुंचाता है बॉडी को। ये जिस जगह पर ये
बना है या जो इसकी लोकेशन है ये वहीं तक ही कन्फाइंड रहता है, ये दूसरे एरियाज में स्प्रेड नहीं होता है। दिस इज कॉल्ड एज द बेनिग्न ट्यूमर। सो बेनिग्न ट्यूमर दे नॉर्मली रिमेन्स कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन and do not spread to other parts of the body, and they cause a very little damage. It is called as the benign tumor. अब देखिए दूसरा तरह का ट्यूमर विच इज़ मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो कि ड्रेडेड वन है, जो कि ज़्यादा डेथ कॉज करता है। मास ऑफ द प्रोलिफरेटिंग सेल्स विच आर कॉल्ड एज द नियोप्लास्टिक और द ट्यूमर सेल्स। देखिए अब ये नए नए टर्मिनोलॉजीज आएंगी, आपको इसको थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम नियोप्लास्टिक सेल्स किसको कह रहे हैं। नियोप्लास्टिक सेल्स हम ट्यूमर सेल्स को कह रहे हैं। ट्यूमर सेल्स को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये ऐसी गुच्छा है या ऐसा ग्रुप है उन सेल्स का जो कि प्रोलिफरेट हो रही हैं, यानी कि जो डिवाइड हो रही हैं। सो मास ऑफ द प्रोलिफरेटिंग सेल्स दे आर कॉल्ड एज द नियोप्लास्टिक सेल्स। अब ये सेल्स क्या करती हैं? दे डिवाइड रैपिडली, और ये जब रैपिडली डिवाइड करती है तो इसके आसपास जो सराउंडिंग टिश्यूज़ हैं ये उसमें भी एंटर करके उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देती हैं। एंड दीज सेल्स एक्टिवली डिवाइड, ये इतनी एक्टिवली इतनी फास्ट डिवाइड करती हैं इससे कि जो नॉर्मल सेल्स हैं उनका स्टार्वेशन होने लगता है, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट को यूज़ करती जा रही हैं। ठीक है, सेल्स हैं तो दे विल यूज़ द न्यूट्रिएंट्स। तो जब ये कैंसरस सेल्स जिसकी की ज़रूरत नहीं है ये इतनी ज़्यादा रैपिडली ग्रो करती हैं, तो इससे ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं नॉर्मल सेल्स का लेने की वजह से नॉर्मल सेल्स जो है दे स्टार्ट स्टार्विंग। अब कैंसर, अब देखिए यहाँ एक और टर्मिनोलॉजी आएगी, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। कैंसरस सेल्स एस्केप फ्रॉम द साइट ऑफ ओरिजिन। देखिए आपने बेनिग्न ट्यूमर वाले पार्ट में देखा था कि वो अपने ओरिजिनल लोकेशन से स्प्रेड नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि कैंसरस सेल्स जो हैं ये वाली कौन सी, मैलिग्नेंट ट्यूमर वाली, ये जो नियोप्लास्टिक की वाली सेल्स हैं ये क्या करेंगी, अपने साइट ऑफ ओरिजिन से एस्केप कर जाती हैं और मूव टू द डिस्टेंट प्लेसेस, यानी कि ब्लड की हेल्प से ये दूर दूर तक पहुंच जाती हैं, और जिस जगह पर भी ये लॉज हो जाती है यानी कि रुक जाती हैं वहाँ ये नॉर्मल सेल्स को भी कैंसरस कर देती हैं। और ये जो नॉर्मल सेल्स को इस तरीके की सेल्स कैंसरस कर रही हैं, और ये कैंसरस सेल्स जो अपने साइट से एस्केप होकर दूसरे प्लेसेस में जाकर लॉज होकर वहाँ की सेल्स को जो कैंसरस कर देती हैं, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ये जो दो टर्म्स हैं ये इम्पॉर्टेंट है। बेनिग्न ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड definitions for this part. Now what are the causes of कैंसर? कैंसर के कॉजेज़ क्या है, किन कारणों से कैंसर जो है वो होता है? अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द नॉर्मल सेल्स इनटू द कैंसरस नियोप्लास्टिक सेल्स जो हैं ये इंड्यूस्ड होते हैं। कई इसमें रीजंस होते हैं, कई एजेंट्स होते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। सो दीज एजेंट्स विच आर ट्रांसफॉर्मिंग अ नॉर्मल सेल इनटू द कैंसरस नियोप्लास्टिक सेल्स, they are called as the carcinogens. So the agents which are causing cancer, they are called as carcinogens. Ionizing radiations like X-rays and gamma rays and non-ionizing radiations जैसे UV, ये भी क्या होते हैं कि हमारे डैमेज करते हैं हमारे DNA को, और एकदम से क्या होता है, नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है सेल्स में, जो है ये कैंसरस हो जाता है। द केमिकल कार्सिनोजेंस कौन से होंगे? केमिकल कार्सिनोजेंस होंगे जैसे कि टोबैको के अंदर प्रेजेंट होता है निकोटीन। ठीक है, तो जो स्मोकर्स होते हैं उनका मेजर कॉज जो है लंग कैंसर का ये टोबैको ही होता है। अब कैंसर कॉजिंग कुछ वायरसेस भी होते हैं, तो इनको हम ऑन्कोजेनिक वायरसेस कहते हैं। सो cancer causing viruses which are called as the oncogenic viruses, they have the genes, ये viruses में ऐसे genes होते हैं जिसको कि हम viral oncogenes कहते हैं।
अब इन वायरसेस के कारण भी क्या होता है, कैंसर हो सकता है। फर्दर मोर कुछ और जीन्स भी होते हैं जिसको कि हम सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारे नॉर्मल सेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जब ये किसी सर्टेन कंडीशंस में ये एक्टिव, देखिए जब तक ये सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स हैं, ये कोई बीमारी नहीं फैला रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे प्रोटो ऑन्कोजीन्स। लेकिन ये अगर किसी सर्टेन कंडीशन में, मतलब कि कोई भी कार्सिनोजन की कंडीशन में अगर ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो क्या करेंगे, दे विल लीड टू द ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल्स, ठीक। एक बार सेलुलर ऑन्कोजीन्स को वापस देखिए। बहुत सारे सेलुलर ऑन्कोजीन्स, या जिसको कि हम सेवरल जीन्स कह रहे हैं, या इसको हम प्रोटो ऑन्कोजीन्स भी कहते हैं, ये क्या है, नॉर्मल सेल्स में आइडेंटिफाई किए गए हैं। ये जब किसी सर्टेन कंडीशंस में एक्टिवेट होते हैं तो क्या होता है, नॉर्मल जो सेल्स हैं ये ऑन्कोजेनिक सेल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ कैंसर। नाउ लेट अस सी द कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। देखिए, अगर अर्ली कैंसर का डिटेक्शन हो जाता है तो इसका ट्रीटमेंट जो है काफ़ी सक्सेसफुल कई हद तक देखा जा सकता है। लेकिन अगर ये लेट डिटेक्शन होता है, इसकी कई स्टेजेस होती हैं, अगर लेट स्टेजेस में इसका डिटेक्शन होता है तो इसका ट्रीटमेंट जो है मुश्किल हो जाता है। नाउ लेट अस सी कैंसर डिटेक्शन। इट इज़ बेस्ड ऑन बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज ऑफ द टिश्यू एंड ब्लड एंड द बोन मैरो टेस्ट फॉर इंक्रीज्ड सेल काउंट्स। देखिए, मेन सेल काउंट्स अगर इंक्रीज्ड होंगे, ज़्यादा सेल्स होंगे, जैसे ब्लड कैंसर वगैरह भी होता है, एकदम से ब्लड सेल्स में इंक्रीज़ हो जाएगा, या अगर लग रहा है कि स्टमक में किसी को कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है, तो होता क्या है, उसके कुछ टिश्यूज़ जो होते हैं उसकी बायोप्सी कराई जाती है। बायोप्सी का क्या मतलब है कि जो टिश्यूज़ हैं उसकी पैथोलॉजिकल स्टडीज़ की जाती हैं, और अगर ब्लड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो ब्लड और बोन मैरो का जो है वो टेस्ट कराया जाता है। ल्यूकेमिया के केसेस में, ल्यूकेमिया क्या एक तरह का ब्लड कैंसर है, तो इसमें क्या होता है कि बायोप्सी में जो सस्पेक्टेड टिश्यू है, मतलब किसी एरिया में अगर किसी डॉक्टर को कोई शक हो रहा है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, तो वहाँ के टिश्यू के छोटे छोटे सेक्शंस जो हैं उनको स्टेन करके उसको माइक्रोस्कोप में एग्जामिन किया जाता है कुछ समय तक, और देखा जाता है कि इसकी ग्रोथ किस तरीके से हो रही है। अगर नॉर्मल से हट की ग्रोथ होती है तो फिर बोला जाता है कि कैंसरस है वो। दूसरी जो टेक्निक है दैट इज़ रेडियोग्राफी, दैट इज़ द यूज़ ऑफ एक्सरेज, CT, that is computed tomography. Third is MRI, that is magnetic resonance imaging. They are very useful to detect the cancers of the internal ऑर्गन्स। जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए ये टेक्निक्स जो हैं बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। अब कंप्यूटेड टोमोग्राफी जो होती हैं ये एक्सरेज का यूज़ करके 3 डायमेंशनल इमेजेस जो हैं वो इंटरनल ऑर्गन की देती है कि कहीं से भी कोई अनकंट्रोल ग्रोथ तो नहीं दिखाई दे रही है, वो जो एक नॉर्मल इमेज होना चाहिए उसे अलग हट करके तो इमेज नहीं आ रही है। MRI क्या करता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन से लेकर जो है एक्यूरेटली डिटेक्ट करता है पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस। अगर किसी लिविंग टिश्यू में कोई चेंजेस हो रहे हैं, उसके फिजियोलॉजी में कोई चेंजेस आ रहा है, तो MRI जो है उसको डिटेक्ट कर देता है। Antibodies against cancer specific antigens are also used for detection of certain cancer। जैसे कि आपके टोबैको वाले मामले में, जैसे कि कार्सिनोजन वहाँ पर क्या है, निकोटीन है, तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति को पहले से ही एडवाइस कर दिया जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर ये कार्सिनोजेंस दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि टोबैको या निकोटीन, तो आपको आगे चल के लंग कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस तरीके से कार्सिनोजेंस के हेल्प से भी जो है ऐसे स्पेसिफिक एंटीजेंस हैं जिसके कारण कि कैंसर हो सकता है, ऐसे कार्सिनोजेंस को अगर बॉडी में डिटेक्ट करके जो है इसका पता लगाया जा सकता है। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कॉमन अप्रोचेस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर जो है रेडिएशन थेरेपी है। आपने कीमोथेरेपी वगैरह के बारे में सुना होगा, जिसमें कि लीथल रेडिएशंस जो हैं वो दिए जाते हैं, और दूसरी है इम्यूनोथेरेपी। अब इन रेडियोथेरेपी व्हाट हैपेंस कि ट्यूमर सेल्स
आर इरेडिएटेड लीथली। जो भी ट्यूमर सेल्स है, जो सेल्स जो न्यूप्लास्टिक हो चुकी हैं, जो कैंसरस सेल्स हैं, उनमें रेडिएशंस दिए जाते हैं। बहुत ही तीव्र रेडिएशंस होते हैं, बहुत लीथल रेडिएशंस होते हैं, और बहुत प्रॉपर केयर देकर ये रेडिएशंस को दिया जाता है, जिससे कि उसके आसपास, यानी कि जो ट्यूमर मास है उसके आसपास जो टिश्यूज़, नॉर्मल टिश्यूज़ हैं, उनको कोई उससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये केयर रखी जाती है, उसको उससे बचाया जाता है। सेवरल कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स जो हैं वो भी यूज़ की जाती है कैंसरस सेल्स को किल करने के लिए। सम ऑफ दीज आर स्पेसिफिक टू फॉर पर्टिकुलर ट्यूमर्स। कुछ पर्टिकुलर ट्यूमर्स के लिए स्पेसिफिक दवाइयाँ भी हैं जो कि उस तरीके की सेल्स को क्या करती हैं, किल करती हैं। मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स हैव साइड इफ़ेक्ट्स, जैसे कि आपने देखा होगा जनरली जो ये कैंसर पेशेंट्स होते हैं, इनमें जब कीमोथेरेपी वगैरह होती है या इनकी जब दवाइयाँ चलती हैं तो इनका हेयर लॉस, ब्लड की कमी, एनीमिया वगैरह इनको प्रॉब्लम्स जो हैं उससे होती हैं। मोस्ट कैंसर्स जो हैं उसमें तीनों तरीके के कॉम्बिनेशन की जो है ट्रीटमेंट होता है, यानी कि उसमें सर्जरी भी होके वो ट्यूमर का जो मास है उसको निकाल दिया जाता है। रेडियोथेरेपी भी की जाती है, जिससे कि जो थोड़े बहुत अगर टिश्यूज़ रह गए हैं तो उसको भी उससे ख़त्म किया जाए, और कीमोथेरेपी जो है वो भी दी जाती है। Tumor cells have been shown to avoid detection and destruction by immune system। हमारा जो इम्यून सिस्टम है, चूँकि ये सेल्फ है, नॉन सेल्फ तो है नहीं कि इसको पहचान ले वो, तो चूँकि हमारी सेल्फ होती है तो हमारे इम्यून सिस्टम भी जो है न तो इनको डिस्ट्रॉय कर पाता है, न ही इनको डिटेक्ट कर पाता है। देयरफॉर क्या होता है, द पेशेंट्स आर गिवन सब्सटेंसेस विच आर कॉल्ड एज द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स सच एज अल्फ़ा इंटरफेरॉन। ये क्या करते हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, विच हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। तो यह क्या हो गया, यहाँ पर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो हैं कैंसर पेशेंट्स को दिए जाते हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करें कि जो ऐसे ट्यूमर्स को डिस्ट्रॉय वो कर सके। दैट इज़ अल्फ़ा इंटरफेरॉन। अब next topic we will see drugs. So I hope all of you might have understood this part. Thank you so much.